हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू एआईसीटी क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने परसेंटेज का टाइप नंबर 4। उससे पहले एक क्वेरी मेरे पास है कि आप में से कुछ स्टूडेंट्स बता रहे थे कमेंट सेक्शन में और मुझे टेक्स्ट भी कर रहे थे कि सर आप थोड़ा डिटेल में पढ़ाओ, बेसिक से पढ़ाओ ताकि हमें अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा यहाँ पे कि ये मैंने प्लान किया था, मैं मैराथन लेक्चर्स की तरह इनको कंप्लीट कराओ। लेकिन वहीं पे अगर मैं मैराथन लेक्चर की तरह इनको कंप्लीट कराने बैठूँ और आपको बेसिक से पढ़ाने बैठूँ तो एक एक लेक्चर 10-10 12-12 घंटे का हो जाएगा और वो अपने आप में ही और आपके लिए भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसलिए मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, आपको क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे क्लियर करा रहा हूँ। ओके, तो बाकी आप इस वीडियो को लाइक करना और जो आपके आजू बाजू स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं तो उनके साथ भी शेयर कर लेना। तो चलिए आज मैं कोशिश करूँगा थोड़ा सा बेसिक से हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। टाइप नंबर 4 है हमारी परसेंटेज का। ओके, तो इसमें क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है कि इफ ए एक्सीड्स बी बाय 40%, बी इज लेस देन सी बाय 20%, देन ए इज टू सी, यानी कि ए और सी का रेशो हमने बताना है। राइट तो ऐसे क्वेश्चन को हम सी से सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा पास ए है, ये हमारे पास बी की इनकम है या सैलरी है और ये हमारे पास है सी। तो मैंने क्या लिखा, ए रेशो बी रेशो सी। राइट, तो अगर मैं सी को 100 मान लेता हूं और हमें क्या कह रहा है कि b इज लेस देन c बाई 20%। अगर c की इनकम 100 है, b उससे 20% कम किससे, c से है ना, तो c के रेस्पेक्ट में 20% लेस हमें करना है। सो दैट मीन्स b 80 हो जाएगा। तो ये हो गया इन दो का रेशो। देन उसके बाद हमारे पास पहली लाइन में लिखा है कि a एक्सीड्स b बाई 40%। a b को एक्सीड करता है 40%। ठीक है, तो b को एक्सीड करता है ना, यानी कि b के रेस्पेक्ट में ये 40% ज्यादा होगा। इतना तो 100% होगा और इसका 40%, 80 का 40% कितना होता है? तो आप बोलोगे सर 8 4 आर 32, 32 इसका 40% होगा ना। तो यानी कि ये होगा a की वैल्यू क्या होगी, 80 प्लस 32, दैट मीन्स 112। तो ये हो गया है इन दोनों का, ये इन तीनों का रेशो है। इनकम का हो सकता है, सैलरी का हो सकता है, ये किसी और चीज का हो सकता है जो कि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है अभी। ओके, तो चलिए जी, हमें ए रेशो सी हमने बताना है। ए रेशो सी यानी कि हमने इन दोनों का रेशो बताना है, ए और सी का रेशो हमने बताना है। तो वो क्या आ जाएगा, 112 रेशो 100। इसको 4 से काटो तो 28 इज टू 25। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा, जो कि आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया कि रेशो से आप बना सकते हो। ए एक्सिड्स बी बाई 40%, ये हो गया इनिशियल और ये हो गया हमारे पास बेटा फाइनल। राइट, तो हमें इनिशियल और फाइनल ए और सी का रिलेशन निकालना है, ए और सी का रेशो निकालना है ना। तो चलिए हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, सक्सेसिव मेथड से, रेशो मेथड से। ए एक्सीड करता है बी को 40%, तो 40% की अगर मैं आपको बताऊंगा फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है तो आप बताओगे 40/100, दैट मीन्स 2/5। ओके, सो ए एक्सीड करता है बी को 40%, दैट मीन्स बी अगर खुद 5 है तो ए उससे 2 ज्यादा, 5 पे 2 ज्यादा यानी कि 7 होएगा। कितना, 7 होएगा। राइट, देन वो है b इज लेस देन c बाई 20%। b लेस देन है c से कितना, 20%। दैट मीन्स अगर 20%, देखो 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5, 1/5। दैट मीन्स c अगर 5 है तो b उससे लेस है 1, यानी कि वो 4 होएगा। कितना, 4 होएगा। अब देखो डायरेक्ट रेशियो, इन दोनों को प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है। 7 4 आर 28 इज टू 5 5 आर 25। देखो इनिशियल और फाइनल का रेशियो इस तरीके से भी निकल के आ गया। ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। गेटिंग माई पॉइंट? आप बोलोगे सर हाँ जी। चलिए ये वाला बनाओ। तो द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स is 45% of their sum. The ratio of the larger number to the smaller number is, कहता है जो डिफरेंस है दो नंबर, हम लेट करेंगे, लेट टू नंबर्स इज इक्वल टू ए एंड बी। हमने दो नंबर्स को ए एंड बी मान लिया। मानने को तो कुछ भी मान सकते हैं ना आप, जी लेस ग्रेटर लेसर जी एल भी लिख सकते हो, है ना। चलिए जी,
कहता है इन दोनों का डिफरेंस है, अगर हम बड़ा नंबर ये है और छोटा नंबर ये है, इन दोनों का डिफरेंस यानी कि a माइनस बी, इन दो नंबर्स का डिफरेंस बराबर होगा इन दोनों के सम के 45% के बराबर, यानी कि 45% मीन्स 45 अपॉन 100 किसका, इन दोनों के सम का, यानी कि a प्लस बी बड़ा नंबर और छोटे नंबर का सम जो है उसका 45% बराबर होगा a माइनस बी, यानी कि इन दोनों नंबर के डिफरेंस का। ये हो गया बेसिक मेथड, आपको समझ में आना चाहिए, राइट। तो चलिए जी, अब आप अगर यहाँ पे थोड़ी सी गंदी नज़र से देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि ये 5 से कट जाएगा 9 टाइम्स और ये 5 से कट जाएगा 20 टाइम्स, राइट, 20 टाइम्स। सो 20 इंटू a माइनस बी क्या हो गया, 20 इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू 9 इंटू a प्लस बी, 9 इंटू ए प्लस बी, है ना भाई साहब, है कि नहीं है? आप बोलोगे सर हाँ जी समझ में आ रहा है, ओके। तो चलिए हम इसको बना लेते हैं। अब a माइनस बी और a प्लस बी का रेशो अगर हम इस तरीके से निकालेंगे, a प्लस बी और a माइनस बी, इन दोनों का रेशो क्या आ जाएगी, देखो इसकी वैल्यू ये 9 होगी और इसकी वैल्यू ये 20 होगी, राइट, 20 डिवाइड बाई 9 ये हो जाएगा। a प्लस बी 20 है, a माइनस बी 9 है, तो आप इसको हिट एंड ट्रायल भी यहाँ पे लगा सकते हो, हिट एंड ट्रायल भी से भी इस क्वेश्चन को बना सकते हो। अगर नहीं बना सकते तब लगाओ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, डायरेक्ट आपको a और b का रेशो निकल के आ जाएगा। इस तरीके से क्या करना है आपको, 9 को इसके साथ जोड़ना है 29 और 9 को इससे घटाना है 20 से, तो 11। अब देखो हिट एंड ट्रायल से भी आप इसको बना सकते थे, हिट एंड ट्रायल, एक मिनट, हाँ ठीक है, ये इसका रेशियो है एग्जैक्ट नहीं है, ये इसका रेशियो है एग्जैक्ट नंबर नहीं है, ओके। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 29:11, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट थर्ड, ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ये हो गया एक तरीका। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। The difference of two numbers is 15% of their sum. The ratio of the larger number to the smaller number is, ऐसे ही है, दो नंबर्स का डिफरेंस बराबर है उन दो नंबर के सम के किसके बराबर, 15% के बराबर, 15 अपॉन 100, कुछ इस तरीके से, ओके। तो अब आप देखो 20 इंटू a माइनस बी बराबर होगा 15 इंटू a प्लस बी, ओके। सो इसका आप काट लो, यहाँ पे इसका आप काट लो, 20 नहीं है, यहाँ पे ये 3 आ जाएगा, यहाँ पे ये 3 आ जाएगा। क्या किया मैंने, इसको काटा 5 से मैंने इसको कैंसिल आउट किया, राइट। सो a प्लस बी डिवाइडेड बाई, यानी कि इसका रेशो a माइनस बी के साथ अगर निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 20 अपॉन 3। अगेन हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो बाय सी एंड डी, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना बेटा। तो चलिए 20 माइनस 3 करेंगे तो यानी कि a और b का रेशो हमें यहाँ पे निकल के आ जाएगा, 20 माइनस 3 17 हो जाएगा, और 20 प्लस 3 करना है, 20 प्लस 3 23 आ जाएगा, और 20 माइनस 3 17 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब आप बोलोगे सर ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या है, देखो समझो, मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था पिछले वाले लेक्चर में। देखो भाई साहब, हमारे पास न्यूमरेटर है a प्लस बी, तो एक बार हम ऐड करेंगे डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर क्या है, a माइनस बी, और फिर नीचे डिवाइडर में रेशियो निकालेंगे, a प्लस बी अपना न्यूमरेटर है a प्लस बी, और उससे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे a माइनस बी को हम उससे सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब ये जो ऑपरेशन है हमने लेफ्ट हैंड साइड किया, यही ऑपरेशन हम राइट हैंड साइड भी करेंगे, ठीक है। न्यूमरेटर क्या है हमारे पास, बोलोगे सर 20 है, उसके साथ डिनोमिनेटर एक बार ऐड करेंगे और नीचे डिवाइडेड में न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब देखो भाई साहब, यहाँ पे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। a प्लस ए कितना हो गया, आप बोलोगे सर 2a, ठीक है, प्लस फिर है b, और यहां प्लस इंटू माइनस बी, है ना, कुछ इस तरीके से, डिवाइडेड बाई यहां पे a और माइनस ए कट जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से a माइनस ए, और फिर है प्लस बी
अब देखो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, प्लस बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर 20 प्लस 3 23 होता है और 20 माइनस 3 कितना होता है 17 होता है। तो अब देखो इस चीज को गंदी नजर से, अब देखो एक मिनट में पेन चेंज कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। ये बी से बी कट जाएगा और ये ए से ये ए कट जाएगा, है ना, माइनस प्लस है ना। तो चलिए क्या निकला ऊपर से 2a डिवाइड बाई बी प्लस बी 2b इज इक्वल टू 23/17 है ना। 2 से 2 कट गया सो a इज टू बी कितना आ गया, आप बोलोगे सर 23 इज टू 17। यही तो हमने पूछना था, यही तो क्वेश्चन पूछ रहा था हमें निकालना था द लार्जर नंबर टू द स्मॉलर नंबर, उसका रेशियो निकालना है। लार्जर नंबर 23 इज टू 17, इसका आंसर आ जाएगा। बात आई समझ? ये होता है कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो कंसेप्ट, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। ये मेरे रेशियो में पढ़ा होगा आपको डिटेल में, ठीक है, ये कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। उसके अलावा मैं अपने चैनल पे पढ़ा रहा हूँ पैराडाइज एकेडमी, तो वहाँ पे मैंने ये डिटेल में ये लेक्चर्स पढ़ाए हैं। चलिए ये वाला देखो, the ratio of two numbers is 4:5 when the first number is increased by 20% and the second number is decreased by 20%. The number of the resulting numbers is, बस हम दो नंबर्स बताएंगे। हमारे पास सपोज दो नंबर्स है A रेशो B, कहता है इनका रेशो है 4:5। 4:5 में ये इनका रेशो है कुछ इस तरीके से। हम मान लेते हैं 400 और 500, क्योंकि फर्क नहीं पड़ना है। रेशो को मैंने आपको बताया कि रेशो अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेगी तो रेशो सेम ही रहता है। देखो ना, 100 से डिवाइड करो बोथ साइड्स तो फिर से वही रेशो रहेगा, रेशो पर फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपके लिए थोड़ा कॉमन सेंस वाला बनाने के लिए मैंने इसको ऐसे लिखा है। अब देखो द फर्स्ट इज इंक्रीज्ड बाय 20%, इस पहले को हम इंक्रीज करेंगे 20% से इसको इंक्रीज किया जाता है 20%, तो वो कितना आज हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर 480, इसका 20% कितना होता है 80 होता है ना। और सेकंड नंबर को डिक्रीज किया जाता है 20% से, यानी कि इसको कम करा जाएगा 20% से। तो 10% इसका 50 हुआ, 20% कितना होगा 100। तो पहले 500 था, अब 20% कम करेगी, यानी कि इसका 80% हम ले लेंगे, वो कितना हो जाएगा 400। तो अब हमने इसका रेशियो निकालना है। कहता है देन द रेशियो विल बी व्हाट, देन द रेशियो ऑफ रिजल्टिंग नंबर्स इज, रेशियो देखो, अब देखो पहले 0 से 0 कट जाएगा, 4 12 48, 4 दाएं 40, यानी कि 8 6 48 और 8 5 40, 8 6 are 48 एंड 8 5 are 40। 6:5 इज द करेक्ट आंसर। बताओ, इतना इजी है। अब इससे आसान में क्या समझाओ आपको, बताओ खुद ही बोलो। चलिए, मेरा गला थोड़ा सा पता नहीं क्यों खराब हो जाता है पढ़ाते पढ़ाते। Rama's expenditure and savings are in the ratio 5:3. If her income increases by 12% and expenditure by 15%, then by how much percent do her savings increase? सेविंग उसकी कितने परसेंट से इंक्रीज होगी। फॉर एग्जाम्पल, ये हो गया रामा का एक्सपेंडिचर और ये होगी इसकी सेविंग। एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग किसके बराबर होती है, आप बोलोगे सर इनकम। आप बोलोगे सर इनकम। देखो क्या होता है, देखो मैं कितना बेसिक पढ़ाऊं आपको यार। यहाँ पे देखो, आपने 80 रुपए खर्च किए और 20 रुपए आपने बचा लिए, दैट मीन्स आपकी इनकम कितनी थी टोटल 100 रुपीज। यह है कंसेप्ट, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग इज इक्वल टू इनकम। या हम बोलेंगे इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर सेविंग, या हम बोलेंगे कि सेविंग बराबर इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर इनकम माइनस सेविंग। चलिए हम इस तरीके से ही सॉल्व इसको करेंगे, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग, है ना, ठीक। चलिए बनाओ आप। कहता है रामा के एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स किस रेशियो में थे 5:3। एक्सपेंडिचर 5 यूनिट और सेविंग्स 3 यूनिट, तो इनकम कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर 8 यूनिट। तो ये है भाई साहब रेशियो, ये है भाई साहब इनके रेशियो। अब देखो 8 से 5 गई, 8 रुपए से 5 रुपए एक्सपेंडिचर गया तो 3 रुपए सेविंग्स बढ़ गया। तो इसको एक जीरो चिपका लो, ठीक है, कोई फर्क ही नहीं पड़ना है, है ना।
तो कॉमन सेंस से हमने बनाया, बहुत ही इजी हो जाएगा। अब देखो, इन हर इनकम इंक्रीज बाय, इफ हर इनकम इंक्रीज बाय 12%, अगर इसकी इनकम इंक्रीज होती है 12%, तो इसका 12% निकालो, इसका 12% निकालो, 8 12 96, ठीक है ना, जल्दी 800 का 12%, 20 से 20 खत्म, 8 12 96, तो इसकी इनकम कितनी इंक्रीज करी गई 12% से, तो कितना हो जाएगा 896, और कह रहा है एंड एक्सपेंडिचर बाय 15%, एक्सपेंडिचर पहले इतना था और अब 575 हो जाएगा, क्योंकि इसका 15%, इसका 15%, 500 का 15% 75 होता है ना। तो अब हमने बताना है कि उसकी सेविंग में क्या चेंज आया होगा। अब देखो, इनकम फाइनल इनकम माइनस फाइनल एक्सपेंडिचर विल बी इक्वल टू फाइनल सेविंग्स। 6 से 5 गया तो 1, 9 से 7 गया तो 2, और फिर 8 से 5 गया तो 3, तो कितना इंक्रीज होगी इसकी सेविंग्स। आप बोलोगे सर पहले 300 थी अब 321 है, तो कितना हो गया, 21 यूनिट इंक्रीज करी गई है कि नहीं। तो इन सेविंग्स हम लिख सकते हैं, सेविंग्स इंक्रीज बाय कितना, 21 इंक्रीज किया गया किस पे, 300 पे, इंटू करेंगे 100, तो 20 से 20 खत्म, 3 7 21, यानी कि 7%, 7% से इसकी सेविंग्स इंक्रीज होगी। अब बताओ, कहीं मैं अब खुद को तो नहीं पढ़ा रहा हूं, मुझे बताइए, आप समझ में आ रहा है ना, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, जो भी आपको के साथ कुछ मसला हो, आपको समझ आ रहा हो, आपको कुछ चाहिए तो मुझे बता देना, कि ताकि मैं उसी अकॉर्डिंग आपको आपके लिए यहाँ पे काम कर सकूं। बात आई समझ। चलिए ये वाला बना टाइप 6, टाइप नंबर 6 अब आपके पास है, हो सकता है कोई टाइप मिस हुआ होगा तो उसके लिए माफ करना। चलिए, price of sugar rises by 20%, by how much percent should the consumption of sugar be reduced so that expenditure does not change। चलिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं। कॉन्सेप्ट ये है, कॉन्सेप्ट आपके पास ये है कि प्राइस इंटू क्वांटिटी, प्राइस इंटू क्वांटिटी बराबर होता है एक्सपेंडिचर, प्राइस इंटू क्वांटिटी बराबर होता है एक्सपेंडिचर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, किसी चीज की प्राइस है 100 रुपीज, 100 रुपीज किसी चीज की प्राइस है, और आप ला रहे हो 5 यूनिट्स, 5 यूनिट्स आप कंजप्शन कर रहे हो, प्राइस इंटू कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है, यहाँ पे कंजप्शन भी लिख सकते हो, यहाँ पे आप कंजप्शन भी लिख सकते हो। तो प्राइस 100, 5 यूनिट्स आपने कंज्यूम किए या आपने खरीदे, 5 क्वांटिटीज, दैट मीन्स एक्सपेंडिचर विल बी व्हाट, 5 इंटू 100, दैट मीन्स 500 रुपीज आपका एक्सपेंडिचर होगा, 500, ओके। या फिर एक और एग्जांपल ले लो, किसी शुगर या राइस की प्राइस है फॉर एग्जांपल ₹200 पर केजी, और आप ला रहे हो 10 केजी, कितने ला रहे हो, 10 केजी, सो एक्सपेंडिचर कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 2000 रुपये एक्सपेंडिचर होगा, कितना, 2000। तो अब याद रहेगा ना, अब आपको समझ में आ जाएगा ना, प्राइस इंटू क्वांटिटी किसके इक्वल होता है, एक्सपेंडिचर के इक्वल होता है। क्लियर है ना। चलिए अब हम सवाल बनाते हैं। अब देखो समझो इस सवाल को, कहता है प्राइस कमोडिटी की इंक्रीज करी गई 50% से। फॉर एग्जांपल ये हो गया प्राइस, ये हो गया क्वांटिटी, ये हो गया बराबर एक्सपेंडिचर। किसी चीज की प्राइस अगर पहले 100 थी, अब कहता कि उसकी इंक्रीज करी गई 50%, यानी कि अब कितना है, 150 है, राइट। और पहले ये कुछ क्वांटिटी खरीद रहा था, पहले ये कुछ क्वांटिटी खरीद रहा था। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं पहले ये एक क्वांटिटी खरीद रहा था, कितना, एक क्वांटिटी खरीद रहा था, या हम कहेंगे पहले ये 3 क्वांटिटी खरीद रहा था, कितनी, 3 क्वांटिटीज खरीद रहा था। तो कितना हो गया इसका एक्सपेंडिचर, आप बोलोगे सर 300 एक्सपेंडिचर हो गया। तो सेकंड बारी इसकी प्राइस इंक्रीज करेगी 50% से, यहाँ पे प्राइस इनिशियल प्राइस फॉर 100, तो फाइनल प्राइस विल बी व्हाट, 150, क्योंकि 50% इंक्रीज हुआ। तो ये कितना कंजप्शन में रिडक्शन करे, क्योंकि अब इसको क्वांटिटी में कम, अगर ये क्वांटिटी उतनी लेगा तो एक्सपेंडिचर इसका बढ़ जाएगा, लेकिन एक्सपेंडिचर इसको 300 ही रखना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर इसको 300 ही रखना पड़ेगा।
दैट मीन्स इसको क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी 2, कितनी 2, बात आई समझ, क्वांटिटी करनी पड़ेगी 1 कम यानी कि 2। अब देखो एक्सपेंडिचर पहले भी सेम, दूसरी बार भी सेम, यानी कि प्राइस जिस रेशियो में बढ़ गई ना, क्वांटिटी उसी रेशियो में कम हो गई ताकि एक्सपेंडिचर सेम रहे। बात आई समझ, बात आई समझ। वैसे इसका आंसर आपने निकाला है, वैसे आपने इसका आंसर निकाला है। कहता है बाय व्हाट फ्रैक्शन मस्ट इट्स कंजप्शन बी रिड्यूस्ड सो एज टू कीप द एक्सपेंडिचर ऑन इट्स कंजप्शन सेम, राइट। तो कितना फ्रैक्शन हमने कम करना है इसकी क्वांटिटी में ताकि एक्सपेंडिचर सेम रहे। तो आंसर विल बी व्हाट, आंसर विल बी कितना 1/3। हमने 1 पे 3 पे कम किया ना 1, तब जाके हम 2 पर पहुंच गए इसकी क्वांटिटी को। ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा 1/3। हो गया एक शॉर्टकट। शॉर्टकट आपको सीखने की ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है, इसीलिए तो आप मेरे पास आते हो, है ना। शॉर्टकट देखो भाई साहब, समझो 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 समझो। देखो जब भी आपको प्राइस में इंक्रीज या डिक्रीज दिखे या क्वांटिटी में इंक्रीज या डिक्रीज दिखे, लेकिन एक्सपेंडिचर आपको सेम रखना होगा। जो पहले केस में एक्सपेंडिचर था टोटल एक्सपेंडिचर, वही आपको दूसरे केस में भी एक्सपेंडिचर रखना है। तब आप क्या करोगे, तब आप क्या करोगे, ठीक है। अगर आपकी प्राइस इस तरीके से चेंज हो रही ना एक्स से वाई, तो क्वांटिटी को आपने रिड्यूस करना है वाई से एक्स, वाई से एक्स। बस यही फंडा है, यही फंडा है, हैं? यही इसका शॉर्टकट है। थोड़ा सा एक्सप्लेन में करूंगा, ठीक है। यहां पे क्या है, व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर सेम या रिमेन सेम, जगह नहीं है, ओके। तो चलिए जी, प्राइस बढ़ गई कितने से, 100 से 150, 100 से हो गई 150। या हम कहेंगे 50% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/2, यानी कि 2 से 3। प्राइस होगी 2 से 3, प्राइस होगी 2 से 1 ज्यादा, है ना, 2 से 1 ज्यादा यानी कि 3। तो एक्सपेंडिचर हमने सेम रखना है, तो क्वांटिटी क्या होगी, हुई होगी 3 से 2। बस ये है मेरे कहने का मतलब। अब देखो प्राइस इंटू क्वांटिटी बराबर होता है एक्सपेंडिचर, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया ना। अब देखो 2 3 और 6 एक्सपेंडिचर दोनों केस में सेम रहा। तो दिस इज द मेन शॉर्टकट जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। बताइए समझ क्या, जब आपको एक्सपेंडिचर सेम रखना है तो इनिशियली या हम कहेंगे प्राइस जिस रेशो में प्राइस चेंज होगी ना, उसी रिवर्स रेशो में आपने कंजप्शन या क्वांटिटी कंजप्शन को चेंज करना है। ये कॉन्सेप्ट है, ओके। चलिए बनाइए, ये वाला सवाल बनाओ। अब कहता है if the price of rice be raised by 25%, the price by which a householder must reduce his consumption of rice so as not to increase his expenditure on rice is। तो देखो क्या कह रहा है, मैंने आपको बताया प्राइस इंटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, राइट। तो कहता है प्राइस बढ़ गई 25%, 25% की फ्रैक्शन अब आपको पता होगी क्या होगी, 1/4, है ना। तो प्राइस 4 से 5 होगी, प्राइस क्या होगी 4 से 5, तो कंजप्शन क्या हुआ होगा 5 से 4, 5 से 4 हुआ होगा, कंजप्शन क्या हुआ होगा 5 से 4, प्राइस होगी 4 से 5, कंजप्शन हुआ होगा 5 से 4, तब जाकर ही एक्सपेंडिचर सेम रहेगा। अब देखो 20 यहां पर भी एक्सपेंडिचर है, 20 यहां पर भी एक्सपेंडिचर है, ओके। सो अब हमने कितना का परसेंट हमने रिड्यूस किया, कंजप्शन कितना परसेंट हमने रिड्यूस किया, बोलोगे सर 1 हमने रिड्यूस किया, हमने 1 यूनिट कम किया, किस पे, इनिशियल क्वांटिटी वो कितनी थी 5, तो 5 पे 1 तो 100 पे कितना 1/5 ऑफ 100 इज इक्वल टू 20%। तो 20% इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बात आई समझ, कितना आसान सा कॉन्सेप्ट है और बाद में आप बताते हो कि हमें समझ में नहीं आया। चलिए नेक्स्ट टाइप नंबर नेक्स्ट, इसकी प्रैक्टिस खुद ही कर लेना। मैं चाहता हूं हर एक टाइप में आपको जल्दी यहां पे कंप्लीट कराऊं, 2 से 3 क्वेश्चन हर एक टाइप पे करेंगे, ओके, अदरवाइज ये बहुत ज्यादा खींच जाएगा। टाइप नंबर 7, in an examination there were 1000 boys and 800 girls, 60% of the boys and 50% of the girls passed, find the percentage of the candidates failed। तो देखो क्या कहते हैं, एक एग्जाम में हमारे पास कोई एग्जाम है,
ओके, सो कहता उसमें 1000 बॉयज है, 1000 क्या है हमारे पास बॉयज एंड 800 हमारे पास गर्ल्स है, 800 हमारे पास है गर्ल्स, ठीक है 800 है ये, इसको इस तरीके से शॉर्ट में लिखा करो, 1000 बॉयज है और 800 गर्ल्स है। ओके, सो टोटल अगर हम बात करेंगे टोटल स्टूडेंट्स की अगर हम बात करेंगे तो वो कितने होंगे, बॉयज 1000, 800 गर्ल्स यानी कि 1800, 1800। ओके, सो अब देखो गंदी नजरों से देखो, कहते 60% बॉयज एंड 50% ऑफ गर्ल्स पास, लेकिन हमें फेल्ड पूछा गया है, फेल्ड परसेंटेज ऑफ होल क्लास या होल कैंडिडेट्स, तो हम फेल्ड पर ही फोकस करेंगे। पास कितने हुए हैं बॉयज, तो आप बोलोगे सर 60%, मीन्स फेल कितने हुए होंगे, फेल हुए होंगे 40%, ठीक है फेल हुए होंगे 40%, तो इसके 10% हो गया 100, 40% हो गया 400, ये 400 बच्चे फेल हुए हैं बॉयज जो कि बॉयज है, और गर्ल्स में से फेल कितने हुए हैं, हम डायरेक्ट फेल पे ही फोकस करेंगे। आप बोलोगे सर 50% अगर पास हुए तो 50% फेल हुए, तो 400 इसमें से फेल हुए हैं, 400 गर्ल्स फेल हुए, तो फेल्ड परसेंटेज हमने निकालना है, हमने क्या निकालना है फेल्ड परसेंटेज, वो कितना आ जाएगी, कितने टोटल फेल हो गए, तो आप बोलोगे सर 800, और कितने में से फेल हो गए टोटल स्टूडेंट्स, वो कितने हैं 1800, ठीक है वो कितने हैं 1800, इंटू करेंगे 100। अब देखो 2 0 से 2 0 कट गए, है ना, 2 से ये 4 बार जाएगा, 2 से ये 9 बार जाएगा, है ना, तो 4 × 100 कितना हो गया 400 अपॉन 9, ठीक है, सो आंसर विल बी व्हाट 9 4 आर 36, तो 4 यहाँ रह गया, 9 4 आर 36, 44 पॉइंट समथिंग, ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, 44.4%। बताओ इससे बेसिक में अब आपको क्या समझाऊं, मैं आज आपको अब ट्रिक्स भी नहीं बता रहा हूं, अदरवाइज ये 2 सेकंड का क्वेश्चन है, लेकिन बेसिक से मुझे पढ़ाना है, आपको पढ़ना है तो पढ़ो। चलिए, इन एन एग्जामिनेशन a candidate must secure 40% marks to pass. A candidate who gets 220 marks failed by 20 marks. What are the maximum marks for the examination? देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन हमने इसको समझना है, हमने इसको समझना है। फॉर एग्जाम्पल किसी एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स इतने हैं, ठीक है, यहां पे हो गए 0% और यहां पे हो गया 100%, यहां पे हो गया 100%, इतने मार्क्स, तो इसी रेंज में एक कैंडिडेट ला सकता है ना, इसी रेंज में एक कैंडिडेट मार्क्स ला सकता है, तो कहता है पास मार्क्स, जो पासिंग मार्क्स है ना, पासिंग मार्क्स वो 40% है, सपोज यहां पे ये है हमारे पास पास मार्क्स, ये है हमारे पास पास मार्क्स, कहता है अब देखो कहानी में ट्विस्ट है, कहानी में क्या ट्विस्ट है, कहता है कि एक कैंडिडेट 220 मार्क्स लाता है, 220% नहीं है, याद रखना 220 मार्क्स, और ये फेल होता है 20 मार्क्स से, यानी कि ये मार्क्स लाता है यहां पे कितना 220 मार्क्स ये लाता है, 220 मार्क्स ये लाता है, और ये फेल होता है, यानी कि ये जो गैप है ना ऑब्टेन मार्क्स एंड पास मार्क्स का गैप जो है, ये यहाँ पे 20 मार्क्स का है, 20 मार्क्स का है, 20 मार्क्स से फेल हो रहा है। बात आई समझ, आप बोलोगे सर हाँ जी समझ में आ गई, ठीक, तो अब आप मुझे बता सकते हो, अपनी गंदी नजर अगर यहाँ पे आप चलाओगे ना, तो आप बता सकते हो कि पास मार्क्स कितने होंगे, एक तो इतने जितने इसने लाए, प्लस उतने जितने इसको पास करने के लिए कम पड़ गए, ठीक है, उतने जितने इसको पास करने के लिए कम पड़े, देयरफॉर आप कह सकते हो पास मार्क्स या पासिंग मार्क्स विल बी व्हाट, आप बोलोगे सर 220 और 20 कितने हो गए 240, ठीक है, और 240 मार्क्स के टर्म्स में हम बताएंगे, अगर परसेंटेज की टर्म्स में बताएंगे तो वो आप कितना बताओगे, बोलोगे सर ये 40% है, इतना 40% है, और इतने हैं हमारे पास पासिंग मार्क्स, हमें मैक्सिमम मार्क्स निकालने, मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे 100, क्योंकि मैक्सिमम इतना ही ला सकते, देयरफॉर जो गिवन है, गिवन अब कुछ नहीं हमने निकाला ना, क्या 40% बराबर 240, जो गिवन है 240 मार्क्स बराबर 40%, और मैक्सिमम मार्क्स वो है 100%, वो हमने निकालना, बस क्वेश्चन खत्म हो गया, 0 से 0 खत्म, 4 से ये 8 बार, और 8 × 100 कितना हो गया 800, मैक्सिमम मार्क्स कितने 800, बताओ इससे आसान कौन टीचर आपको समझाएगा, और इससे आसान कौन सा मेथड है ऐसे क्वेश्चन उसको सॉल्व करने का है, हालांकि आप इससे ज्यादा कर सकते हो, वर्बली यहाँ पे आप क्वेश्चन को कर सकते थे, लेकिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है हर एक बच्चे को यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझाना। चलिए
ये वाला बनाओ। A student has to obtain 33% of total marks to pass. He got 25% of total marks and failed by 40 marks. The number of total marks is, बस ऐसा ही ये सवाल है। अब देखो ये हो गया हमारे पास लकीर, यहाँ पे हो गया 0%, ये मिनिमम ला सकता है, और यहाँ पे ये हो गया 100% जो कि एक स्टूडेंट मैक्सिमम स्कोर कर सकता है। कहता है पास मार्क्स 33% है, ये हो गई पास मार्क्स जो कि कितने हैं 33% है। ठीक, अब इस पे नहीं जाना कि हम मैंने सेंटर में बनाया 33%, मेरी मर्जी में यहाँ पे बनाऊं है, क्योंकि इस पे आपको क्वेश्चन डिपेंड नहीं करेगा मेरी मतलब ड्राइंग पे। चलिए जी, एक कैंडिडेट अब वो स्कोर करता है कितना, जो कैंडिडेट ऑब्टेन करता है ना मार्क्स वो है 25%, राइट। तो वो इसके इधर हो गया ना, होगा कि नहीं होगा, आप बोलोगे सर हाँ जी होगा। और ये फेल हो रहा है, और ये फेल हो रहा है कितने से, तो आप मुझे बताओ 25% ये लाता है, 33% इसको लाने थे, तो कितना परसेंट इसको कम नंबर पड़ गया, तो आप बोलोगे सर 8% इसको कम नंबर पड़ गई, आप 8% इसको कम नंबर पड़ गई। और क्वेश्चन में कह रहा है कि 40 नंबर इसको कम पड़ गई, 40 नंबर इसको कम पड़ गई, ठीक है, 40 मार्क्स इसको कम पड़ गई। तो अब हम कह सकते हैं कि 8% बराबर 40 नंबर, ठीक है, यानी कि 40 नंबर बराबर है 8%, और 100% की वैल्यू हमने निकालनी है जो कि मैक्सिमम मार्क्स है, और वही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो बताओ 8 से जाएगा 5 बार, और 5 × 100 कितना होता है 500, आया हुआ क्वेश्चन है। अब मुझे बताओ इससे आसान तरीका कौन सा मैं बताऊं और कहां से लाऊं। चलिए बनाओ, ये वाला सवाल बनाओ। फॉर एन एग्जामिनेशन इट इज रिक्वायर्ड टू गेट 36% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स टू पास। A student got 113 marks and failed by 85 marks. The maximum marks for the examination. Basically हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 36% मार्क्स, ठीक है। तो ये अब बराबर होगा किसके, अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को बताऊंगा किस तरीके से करना है, ये लकीर ये लाइन डालने के बगैर ही। ओके, तो अब देखो इसने लाए 113, ठीक है, और 85 नंबर इसने कम लाए, यानी कि अगर ये 113 और 85 नंबर 113 + 85 नंबर लाता तब ये पास हो जाता, और उसके 36% बराबर हो जाते नंबर, यानी कि हम कहेंगे 36 पास मार्क्स, यानी कि 36% की वैल्यू होगी 113 + 85, तो 3 तो 5 हो गए 8, और 1 तो 8 हो गया 9, 198, यानी कि इतने मार्क्स, ठीक है, 30% बराबर है इसके बराबर, ठीक। और हमने निकालना है मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि 100% की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, ये हमने फाइंड आउट करनी है। ओके, चलिए जी, बस सिंपल सा है, मैक्सिमम मार्क्स इज इक्वल टू किसके इक्वल, जो गिवन है, गिवन क्या है हमारे पास 198 मार्क्स बराबर 36%, और हमने निकालना है कि मैक्सिमम मार्क्स, और वो कितने 100%। तो चलो बनाओ, बनाने तो बनाओ, नहीं बनाना तो मत बनाओ। अब देखो 9 से ये जाएगा 4 बार, और 9 से ये जाएगा 2 और 2, है ना, 9 2 18, एक यहाँ 9 2 18, और फिर ये जाएगा 4 से ये जाएगा 25 बार, ठीक है, इस तरीके से 4 4 × 25 100 होता है। तो आंसर विल बी व्हाट 22 × 25, तो कितना आ जाएगा 25 × 2 कितना होता है 50, 5 कैरी, 25 × 2 होता है 50, 50 + 5 हो गया 55, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 550, ऑप्शन नंबर सेकंड। बताओ दुनिया का कौन सा टीचर इससे आसान आपको समझाएगा, अब बताइए। फिर आप क्रिटिसाइज करते हो कमेंट सेक्शन में आके, शर्म नहीं आती है। चलिए ये वाला बनाओ। कहता है इफ ए नंबर इज इंक्रीज बाय 20% एंड द रिजल्टिंग नंबर इज अगेन इंक्रीज बाय 20%, बाय व्हाट % इज द टोटल इंक्रीज। बस वही है सक्सेसिव वाला, ठीक। कोई नंबर अगर सपोज 100 था पहले, कोई नंबर अगर 100 यूनिट्स था पहले, ये इनिशियल है, ये नंबर ए नंबर इनिशियली वाज 100 इफ सपोज हम कर रहे हैं, कहता पहले हम इसको 20% से इंक्रीज करेंगे, 20% हमने इसको पहले बढ़ाया, तो ये 100 से कितना हुआ होगा 120, क्योंकि 20% की वैल्यू कितने होती है 20% ऑफ 100 इज 20 इटसेल्फ, तो वो कितना होगा 120। अब कह रहा है यहाँ से 120 जब ये बना, फिर हमने यहाँ से इसको अगेन इंक्रीज किया 20% से, फिर से हम इसको 20% से बढ़ाएंगे,
अभी हमने इसको फिर से 20% से बढ़ाना है, और 20% किसका, इसका, न कि इसका, पहले का, इसका। तो ये सक्सेसफुली बढ़ रहा है ना। तो चलिए जी, इसका 10% हो गया 12 और 20% हो गया 24। सो दैट मीन्स नंबर विल बी इंक्रीज बाय 24। तो 120 प्लस 24 कितना होता है, 144। फाइनली नंबर बिकम्स व्हाट, 144। 144। अब देखो क्वेश्चन कितना आसान है। टोटल इंक्रीज कितना हो गया, टोटल इंक्रीज कितना हो गया, 100 पे 44, 100 से हो गया 44 यानी कि 44%। टोटल इंक्रीज कितना हो गया, 44%। क्योंकि ये बेस वैल्यू 100 ही है ना, तो बराबर ये 44% ही आ जाएगा। इसका ये आंसर हो गया एक तरीका। यहाँ पे परसेंटेज आसान आसान सी थी तो ये काम कर गया। अदरवाइज हमारे पास दूसरा तरीका है। हम मान लेंगे कि इनिशियल नंबर और ये हो गया फाइनल नंबर, ठीक है। ये हम लिखूंगा मैं यहाँ पे ट्रिक, ये मैं लिखूंगा यहाँ पे ट्रिक। ओके, इनिशियली और फाइनली नंबर क्या था, पहले 20% इंक्रीज किया गया। 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, आप लोग सर 1/5, ठीक है। यानी कि 5 से हुआ होगा पहले 6, फिर दूसरी बार भी इंक्रीज ही कर रहा है 25%, 20% से, तो 5 से 6। टोटल इंक्रीज देखो, 5 5 25 और 6 6 36, ठीक है। तो इंक्रीज कितना किया इसने यहाँ पे, तो आप बोलोगे सर 11, ठीक है। सो दैट मीन्स 11 अगर इंक्रीज किया गया 25 पे, तो 100% पे कितना, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करेगी। 25 इंटू 4 100, 4 11 44, 4 इंटू 11 44% इंक्रीज हो गया, ठीक है। दो तरीके कितने हो गए, कितने हो गए, दो तरीके हो गए। जी करता है तुम लोगों से खुद को एक थप्पड़ मारवा के देखो मैं, ठीक है। मारो खुद को एक थप्पड़, फिर समझ आ जाएगा। चलिए, दूसरा हो गया फार्मूला, डायरेक्ट फार्मूला, ठीक है। अगर पहले कोई नंबर x से इंक्रीज हो रहा है एंड फिर y से इंक्रीज हो रहा है, जो नेट इंक्रीज होगा, जो नेट परसेंटेज इंक्रीज होगा, वो कितना होगा, वो होता है x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई डिवाइड बाई 100%। ये डिक्रीज में भी ऐसे ये फार्मूला लगते हैं, वहां पे सिर्फ माइनस होता है बस, और कुछ नहीं होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में भी ये फार्मूला लगेगा। तो पहले ये x%, x यानी कि 20% ये पहले इंक्रीज होता है, फिर दोबारा से 20, और फिर x इंटू वाई यानी कि 20 इंटू 20 अपान करेंगे 100। तो ये इसका होगा नेट इंक्रीज इतना परसेंट होगा। ओके, तो आप गंदी नजर से देखो और इसको सॉल्व करो, है ना। 20 20 कितने हो गए, 40 प्लस ये 0 ये 0 कितना होगा, 2 और 2 0 यहाँ पे खत्म। तो 2 दूनी 4, तो कितना हो गया, 40 प्लस 4%, दैट मीन्स 44%। 44%। अब ये ऐसे भी ये सवाल हो गया, सालों है। 3 मेथड में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप ये वाला मेथड याद रखना, ये वाला मेथड आप याद रखना, ठीक है। अब इससे आसान कौन सी दुनिया की कौन ताकत आपको इससे आसान तरीका बताएगी, बताओ। आपको अगर इतना भी समझ में नहीं आता, छोड़ दो मैथ्स यार, छोड़ दो, दफा करो इसको, मत पढ़ो। चलिए बनाओ ये वाला सवाल। A number is first increased by 10% and then it is further increased by 20%. The original number is increased altogether by, बस कितना, 10% की फ्रैक्शन अब आप मुझे बताओगे, 1/10 होती है। और क्या आप मुझे 20% की फ्रैक्शन बताओगे, तो आप बोलोगे सर 2/5 होता है। तो पहले कोई नंबर ये हो गया इनिशियल और ये हो गया फाइनल। तो पहले कोई नंबर 10% इंक्रीज होता है, यानी कि 10 से हुआ हो गया 11, और दूसरी बार 20% से इंक्रीज होता है, यानी कि 5 से हुआ होगा 6, ठीक है। या 10 से लिखो 12, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा क्यों। सीधा लिखो 10 से 12। अब देखो 10 दया 100, यानी कि इनिशियली नंबर वर 100 एंड फाइनली नंबर बिकम 11 2 आर 22, 2 कैरी 11 1 आर 11 प्लस 2 13। तो कितना इंक्रीज किया गया, डायरेक्ट आप बोलोगे सर 32%, क्योंकि ये बेस वैल्यू 100 ही है ना यहाँ पे ऑलरेडी, तो उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। चलिए बताओ, इससे आसान कोई तरीका है अब मार्केट में, चलिए ये वाला बनाओ। इफ द प्राइस ऑफ ए बुक इज फर्स्ट डिक्रीज्ड बाय 25%, पहले डिक्रीज होता है 25% डिक्रीज, मतलब एक कम हुआ 4 पे, ठीक है। एंड देन इंक्रीज बाय 20%, इंक्रीज बाय 20% मतलब इंक्रीज किया गया 20% की फ्रैक्शन है 1/5, और ये इंक्रीज हुआ यानी कि 5 पे 1 ज्यादा हो गया।
द नेट चेंज इन द प्राइस ऑफ द बुक विल बी, नेट चेंज हमने बतानी है। चलिए जी, ये हो गया हमारे पास इनिशियल और ये हो गया हमारे पास फाइनल। ये हो गया फाइनल, ये क्या हो गया इनिशियल। चलिए देखते, 25% कम होता है यानी कि 4 से हुआ होगा 3, और 25% इंक्रीज करता है यानी कि 5 से हुआ होगा 6। चलिए देखिए, 4 25 हो गए 20 और 3 6 हो गया 18। ठीक है, तो इनिशियली प्राइस वाज 20, फाइनली प्राइस बिकम 18। तो 2 कम 20 पे, 2 कम 20 पे, 2 कम हुआ किस पे, 20 पे, तो 100 पे कितना, तो डिक्रीज कितना हो गया टोटल, 10%। 10% डिक्रीज, डिक्रीज बाय 10%। बताओ। एक तो रमजान चल रहा है, दूसरे में आपको पढ़ा भी रहा हूं, और ऊपर से आप अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, मुझे डिप्रिशिएट कर रहे हो। चलो कोई बात नहीं, मिलूंगा मैं आपसे एक दिन। चलिए बना ये वाला सवाल। When the price of an article was reduced to 20%, its sale increased by 80%. What was the effect on the sale? देखो भाई साहब, मैं आपको समझाऊंगा। The price into sale is equal to revenue, या हम कहेंगे कुछ इस तरीके से, प्राइस, किसी प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है और हम कितने यूनिट्स बेचते हैं, उसकी यूनिट्स, प्राइस इंटू यूनिट सोल्ड इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू, या हम कहेंगे सेल, टोटल सेल। इसके एक वाला ये कॉन्सेप्ट है, दिस इज द कॉन्सेप्ट, दिस इज द मेन फंडा। कहता कि प्राइस एक आर्टिकल की रिड्यूस करी गई 20% से। पहले अगर 100 थी प्राइस, पहले अगर 100 थी तो 20% कम हो गई, यानी कि अब इसकी प्राइस रही 80। ठीक है, एंड इट सेल इंक्रीज बाय 80%, और इसकी सेल इंक्रीज करी गई 80%। ठीक है, इसकी सेल इंक्रीज करी गई 80%। पहले अगर इसकी सेल थी सपोज 1, या हम कहेंगे सपोज 10, तो अब इसकी सेल हो गई 80% से इंक्रीज, 80% यहाँ पे इंक्रीज हो गई, यानी कि अब इसकी सेल हो गई 18। ठीक है, तो कहता है टोटल रेवेन्यू या टोटल सेल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब देखो, पहले अगर ये 1000 इसका टोटल रेवेन्यू आता था, टोटल सेल इसकी होती थी 1000 रुपए की, अब यहाँ पे टोटल सेल इसकी क्या होगी। आप बोलोगे सर 80 इंटू 18, थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ हो गई, बट डोंट वरी। ठीक है, ये हो गए 0 ऐसे, 8 8 हो गए 64, 8 के 8 तो 6 हो गए 14। ठीक, तो अब देखो कितना इंक्रीज हो गया, तो आप बोलोगे सर 440 रुपये इसने ज़्यादा कमाए, इतना टोटल रेवेन्यू में इसको इंक्रीमेंट मिला। कितना, 440 रुपये किस पे, पहले वाले पे। ठीक है, 1000 पे, तो 100 पे कितना, 100 पे कितना, 2 0 से 2 0 कट, ये 0 से ये 0 कट, तो कितना हो गया 44%, 44%। बस दिस इज द करेक्ट आंसर, 44% इंक्रीज आ गया रेवेन्यू में। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट अब आपने समझा, लेकिन हो सकता है आप कैलकुलेशन में कभी फंस जाओ, इसलिए मैं लेके आया हूं सिंपल सा मेथड। ठीक, तो मैंने क्या बताया आपको, प्राइस इंटू क्वांटिटी सोल्ड इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू। ये कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट है, इसको मैं बताऊंगा ट्रिक। ट्रिक नहीं है, सिंपल सा मेथड ही है, बस और कुछ नहीं। 20% से इंक्रीज करी गई है इसकी प्राइस, प्राइस 20%, 20% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/5, यानी कि इसकी प्राइस होगी 5 से 6, और इसकी क्वांटिटी, इसकी क्वांटिटी सेलिंग क्वांटिटी जो है, इट इज सेल इंक्रीज बाय 80%, इंक्रीज बाय 80%। 80% का मतलब क्या होता है, 80/100 मीनस 80% की फ्रैक्शन हो जाएगी, 80% की फ्रैक्शन हो जाएगी 4/5, 4/5 ये इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी, यानी कि 5 अगर पहली थी तो 4 अब ज्यादा, यानी कि 9। ठीक है, अब देखो टोटल रेवेन्यू, 5 25 25 और 6 9 54। एक मिनट, एक मिनट, 5 से 9, 5 से 6, मुझे क्यों लग रहा है मैंने गलत किया, 8 के 8, 8 से 14, 5 25 25, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये रिड्यूस करी गई है ना प्राइस, प्राइस कम करी गई है, इंक्रीज नहीं हुई है, कम हुई है 5 से 4। चलिए 5 25 25 और 4 9 36, 36,
तो अब देखो कितना इंक्रीज, आप बोलोगे सर 9 किस पे, 25 पे, इंटू करेंगे 100, ठीक है, 9 चुके 36%, 1 मिनट, 9 नहीं है 11 है, 11 चुके 44, 44% इसका रेवेन्यू टोटल सेल्स में इंक्रीज हो गया। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? चलिए जी, अच्छा पता ही नहीं क्यों मुझे ज्यादा वो हो रहा है आज। चलिए ये वाला क्वेश्चन बनाओ। The length of a rectangle is increased by 10% and breadth decreased by 10%. The area of new rectangle is, देखो भाई साहब, एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर हम बताएंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन नहीं है या मेंसुरेशन का, ये परसेंटेज का है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, है ना, ये कॉन्सेप्ट आपको पता है। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ बराबर होता है एरिया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ बराबर होता है एरिया। अब देखो पहले एरिया 10% से इंक्रीज किया गया, लेंथ इसकी 10% से इंक्रीज करी गई, 10% यानी कि 1/10, यानी कि पहले अगर 10 थी तो 10 से हुई होगी 11, और जो ब्रेड था वो डिक्रीज करी गई 10% से, ब्रेड 10%, 10% मीनस 1/10 यानी कि 10 से रही होगी 9। अब आप नहीं बताना सर आपने यहाँ पे लेंथ इक्वल मानी, ठीक है, लेंथ इक्वल मानी, तो लेंथ और ब्रेड अगर इक्वल होगी तो वो तो स्क्वायर होगा, वो रेक्टेंगल नहीं होगा। तो रेक्टेंगल भी एक, सॉरी स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल ही होता है, याद रखना। तो चलिए जी, अब देखो एरिया 10 दाया 100, 100 यूनिट, 100 स्क्वायर यूनिट्स है, और दूसरी बार एरिया मिलेगा 99। तो क्या हो गया यहाँ पे 1% डिक्रीज हो गया, डिक्रीज बाय 1%। थर्ड, बताओ कोई दिक्कत, कोई शक? फिर भी अगर किसी को कोई दिक्कत होगी तो मेरे ये नंबर है 7889792727। तो खाली टेक्स्ट कर लेना मुझे, पहले कॉल करने से पहले टेक्स्ट कर लेना। चलिए ये वाला बनाओ। When the price of cloth was reduced by 25%, the quantity of cloth sold increased by 20%. What was the effect on gross receipt of the shop? कहता है जब प्राइस किसी क्लोथ की 25% से हमने कम करी तो क्वांटिटी इंक्रीज करी गई, जो हम क्वांटिटी बेचते थे रेगुलर बेसिस पे वो इंक्रीज कर गई 20% से। तो ग्रॉस रिसीट यानी कि टोटल रेवेन्यू, ग्रॉस रेवेन्यू, उसमें क्या फर्क, उसमें क्या चेंज आया होगा? तो मैंने आपको क्या बोला, प्राइस इंटू सेल्स इज इक्वल टू रिसीट, है ना, ये मैंने क्वेश्चन आपको बताया। तो अब देखो प्राइस रिड्यूस हो गई 20% से 25%, तो 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, आप लोग सर 1/4, पहले अगर 4 थे अब रही होगी 3, है ना, और इसकी सेल्स इंक्रीज बाय 20%, इसकी सेल्स 20% से इंक्रीज, यानी कि 5 से हुई होगी 6। तो आप देखो रेवेन्यू 4×5 = 20 और 3×6 = 18, तो कितना कम, 2, ठीक है, तो डिक्रीज हुआ होगा, डिक्रीज आया होगा कितना, 2/20 इंटू 100 मीनस 10%, 10% डिक्रीज, ये वाला देखा। चलिए ये वाला बनाओ, बनाओ भाई साहब। 2 successive price increases of 10% and 10% of an article is equivalent to a single price increase of, कहता है 2 बार अगर हम सक्सेसफुली 10% से किसी आर्टिकल की प्राइस इंक्रीज करेंगे तो वो नेट उसका इंक्रीज कितना परसेंट होगा, ये मेरा कहने का मतलब है। तो बस इसका इनिशियल एंड फाइनल निकालो डायरेक्ट। तो क्या पहले 10% इंक्रीज हुआ यानी कि 10 से 11, फिर 10% इंक्रीज 10 से 11, तो टोटल क्या हुआ होगा 100 से 121। मैंने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन किया, तो कितना इंक्रीज, 21% इंक्रीज, 21% इंक्रीज, ऑप्शन थर्ड। ठीक, फार्मूला से भी बना सकते हो, फार्मूला से भी बना सकते हो, लेकिन ये फार्मूला आपका हो गया PGW यानी कि होमवर्क आपका। चलिए जी बनाओ ये वाला। The numerator of a fraction is increased by 20% and denominator is decreased by 20%. Okay. The value of fraction becomes 4:5 या 4/5. The original fraction is, इसका एक तरीका होता है वे 1 ऑप्शन से बनाओ, ठीक है,
ऑप्शन से बनाओ, जो कि आप खुद बनाओगे, प्रैक्टिस कर लेना, एक एक ऑप्शन पुट करना है और इस हिसाब से इसमें चेंजेस करने हैं बस। तो इस हिसाब से चेंजेस करने के बाद आपको रिजल्टिंग फ्रैक्शन ये मिलनी चाहिए। जब ये मिलेगी तभी आप उस ऑप्शन को सेटिस्फाई कर पाओगे और वही ऑप्शन आंसर होएगा। और ये एक बात। दूसरी बात हम डायरेक्ट करेंगे, द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इंक्रीज्ड बाय 20% एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 20%। डिनोमिनेटर को डिक्रीज करते हैं और न्यूमरेटर को हम इंक्रीज करते हैं 20% से। ठीक, फॉर एग्जाम्पल न्यूमरेटर इज एन, numerator is equal to n and denominator is equal to d। ठीक है, तो फ्रैक्शन किस तरीके से होगी, इस तरीके से n डिवाइड बाई d, ये होगी ऑरिजिनल फ्रैक्शन। ठीक है, एंड ऑरिजिनल फ्रैक्शन क्या होगी n बाई d। कहते हैं ऑरिजिनल फ्रैक्शन न्यूमरेटर को हम इंक्रीज करते हैं 20% से। दैट मीन्स ये जो न्यूमरेटर होगा वो होगा इसका 120% ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय, और डिनोमिनेटर को हम डिक्रीज करते हैं 20% से। दैट मीन्स 80% ऑफ डिनोमिनेटर। ये बराबर है, जब हमने ये चेंजेस किए ना, तो ये बराबर है रिजल्टिंग फ्रैक्शन जो कि है 4/5। तो हमने बताना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की फ्रैक्शन, ऑरिजिनल फ्रैक्शन क्या थी। जब हम n डिवाइड बाई d निकालेंगे तो वही ऑरिजिनल फ्रैक्शन होगी। अब देखो ये है हलवा जैसा सवाल, परसेंट से परसेंट हट गया। अब देखो परसेंट से परसेंट कट जाएगा और ये 0 से ये 0 कट जाएगा, या हम कहेंगे 40 से ये 3 बार जाएगा और 40 से ये 2 बार जाएगा। ठीक है, यानी कि हम कहेंगे 3n डिवाइड बाई 2d इज इक्वल टू 4/5। तो अब देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसको करो, बात खत्म हो जाएगी। 5 दिया 15, 15n इज इक्वल टू 4 दूनी 8d 8d। और तो और अब हमारी बात यहाँ पे आसान हो गई। n डिवाइड बाई d आप निकाल सकते हो ना, n की वैल्यू ये आ जाएगी, d की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, n डिवाइड बाई d इज व्हाट 8/15 एंड 8/15 ऑप्शन नंबर सेकंड। देखा कितना आसान है, समझाने में मुझे बेशक टाइम लगा, लेकिन ऐसे करोगे 10 सेकंड का सवाल है, बिलीव मी। ठीक, डायरेक्ट आपको इस स्टेप से स्टार्ट करना है, ये सब थोड़ी लिखना है, इस स्टेप से स्टार्ट। और आपको पता है परसेंट से परसेंट काटना है, 120 और 80 काटना है 3 और 2 से, यानी कि 40 से 3 बार और 2 बार। तो डायरेक्ट हम आप इस स्टेप पे पहुंच जाओगे और ऐसा आप आंसर निकालो। बात आई समझ? चलिए ये वाला बना। If the numerator of a fraction is increased by 20% and the denominator is decreased by 5%, the value of the new fraction becomes इतनी, the original fraction is। बस मैं वही करूँगा, ऊपर इंक्रीज हो रहा है तो हम कहेंगे 120% ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड बाई, नीचे डिक्रीज हो रहा है तो हम बोलेंगे 95 ऑफ डिनोमिनेटर इज इक्वल टू फ्रैक्शन क्या है हमारे पास 5/2। अब देखो काटा पीटी शुरू, 5 से ये जाएगा कितनी 24 टाइम्स और 5 से ये जाएगा 19 टाइम्स, राइट। 5 से ये जाएगा 19 टाइम्स। तो अब इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 2 × 24 यानी कि 48n इज इक्वल टू 5 × 19 कितना हो गया 95d। n एंड d का डायरेक्ट वैल्यू आप निकाल सकते हो, n की वैल्यू 95 और d की वैल्यू ये 48। 95/48 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन? ये वाला है। देखा, इतना ही करना होता है और कुछ नहीं करना है। चलिए बनाओ ये वाला सवाल। कहता है 2 कैंडिडेट्स कंटेस्टेड इन एन इलेक्शन, one got 60% of the votes and won by 1600 votes. What is the total number of votes polled? For example, अगर total votes polled है 100%, कितने 100%। तो एक कैंडिडेट को मिले हैं 60% और इसने जीता है, और दूसरे कैंडिडेट ने हारा है, और उसको अगर इसको 60 मिले तो दूसरे को कितने मिले होंगे 40%। और इसने जीता है इलेक्शन, कितने परसेंट से जीता है 1/, कितने 20%। 20% से इसने ये इलेक्शन जीता है कि नहीं जीता है 20% से। तो देखो इसको मिले 60% और जिसने हारा उसको कितने मिले होंगे ऑब्वियसली 40%, क्योंकि 60 + 40 इज इक्वल टू टोटल 100।
और क्वेश्चन में कह रहा है कि ये 20% की वैल्यू है कितना, 1600 वोट से जीता, 20% से जीता हमारे सोल्यूशन के अकॉर्डिंग, इन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1600 वोट से जीता, दैट मीन्स 20% इज इक्वल टू 1600 वोट्स। तो हमें मैक्सिमम या टोटल वोट्स हमने निकालने, देयरफॉर टोटल वोट्स इज इक्वल टू व्हाट, 1600 वोट्स बराबर है 20%, और हमने निकालना है 100% वोट्स। ठीक है, तो देखो ये कट जाएगा 5 बार, 5 16 80, यानी कि 8000, 8000 इज द करेक्ट आंसर। चले मल्टीप्लिकेशन आता है ना, क्योंकि मैं आपको ये भी समझाऊँ, बताइए। चलिए ये वाला बनाओ। In an election, 3 candidates contested. The first candidate got 40% votes and the second got 36% votes. If the total number of votes polled were 36,000, find the number of votes got by the third candidate. Right. Okay. देखो भाई साहब, 100% अगर वोट्स टोटल है, ठीक, तो 3 कैंडिडेट्स कंटेस्ट करते हैं ना इस इलेक्शन को, इस इलेक्शन को 3 कैंडिडेट्स कंटेस्ट करते हैं, तो ये हो गए 3 कैंडिडेट्स। एक कैंडिडेट को मिल रहे 40% वोट, ओके, दूसरे कैंडिडेट को मिले 36% वोट्स, ठीक है, तो टोटल तो 100% होनी चाहिए ना। सो दैट मीन्स थर्ड कैंडिडेट, ये जो थर्ड कैंडिडेट है ना, ये जो थर्ड कैंडिडेट है, इसको मिले होंगे कितने, 40 तो 36 हो गए कितने, 76, तो दैट मीन्स इसको मिले होंगे 24%, 24%। ओके, कितना टोटल वोट्स थे हमारे पास, 36,000, यानी कि ये 100% की वैल्यू कितनी है, 36,000 वोट्स। ओके, मिलता है, बोलता है फिर फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स गॉट बाय थर्ड कैंडिडेट, तो थर्ड कैंडिडेट की वैल्यू हमने निकालनी। तो हमें अब पता चला है कि 24%, इसकी वैल्यू अब कितनी होगी, अगर 36,000 बराबर है 100% की, तो थर्ड कैंडिडेट को मिले 24%, तो 24 की वैल्यू हमने निकालनी। ओके, 2 0 से 2 0 कट, यानी कि आंसर विल बी 360 इंटू 24। ओके, 9 का मल्टीपल यहाँ पे चेक करो, ठीक है, ये 9 का मल्टीपल है, 8 6 4 10, ये भी है, ये भी है, तो हमने इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए 0 यहाँ पे आ जाएगा, 24 6 कितना हो गया, 24 को 2 बार करोगे 48, और 48 को 3 बार ऐड करो तो कितना हो जाएगा, 144। ठीक है, 144 यानी कि 14 कैरी आ जाएगी, 24 इंटू 3, 24 3 72, 10 हो गए 82, 82 और 4 हो गए 86, 8640, ये वाला, बताइए, है ना। अगर मल्टीप्लिकेशन इतना फास्ट नहीं आता फिर कर नहीं बैठना है, ऐसे 4 0 0 4 6 8 24, तो कर लेना, कोई मसला नहीं है, प्रैक्टिस से स्पीड बढ़ जाती है। चलिए ये वाला बना। In an office, 40% of the staff is female, 40% of the females and 60% of the males voted for me. The percentage of votes I got was, ठीक है, कोई मसला नहीं है। 100% अगर किसी ऑफिस में कोई स्टाफ है, 100%, तो अब देखो क्या होता है, अब देखो क्या होता है, 100% नहीं, हम 100 मान लेंगे, ओके, 100 यूनिट्स। तो कहता है 40% स्टाफ इज फीमेल, ये हो गया हमारे पास फीमेल, और ये हो गया हमारे पास मेल, फीमेल फर्स्ट है, फीमेल है 40%, ओके, तो मेल कितने होंगे फिर 60%, 60% मेल होंगे, है ना। अब क्वेश्चन को आसान बनाएंगे, देखो कैसे, 40% ऑफ द फीमेल्स एंड 60% ऑफ द मेल्स वोटेड फॉर मी। फीमेल्स का 40%, इसका 40% ने वोट डाला मेरे लिए, तो इसका 40%, 10% हो गया 4, तो 40% कितना हो गया, तो आप बोलोगे 16 फीमेल्स ने, बहुत ही कम फीमेल्स ने मुझे वोट दिया, देखा, 16 फीमेल्स ने मेरे लिए वोट किया, और उसके अलावा 60% मेल्स में से मुझे वोट मिले। 60% मेल्स मतलब इसके 66 हो गया 10%, और उसका 6 टाइम्स यानी कि 60 हो गए 36। चलो मेल्स में से फिर भी मुझे ज़्यादा वोट्स मिले। ओके, तो चलिए जी, अब देखो टोटल वोट्स मुझे टोटल कितने थे 100, और मुझे कितने मिले, 6 6 हो गए 12, एक कैरी हो गए 4 4, तो 1 हो गया 5, तो कितना मिला 52/100, दैट मीन्स 52%, 52% वोट्स मुझे मिले। देखा, मेल्स बेचारों ने मुझे जितवाया इलेक्शन। चलिए नेक्स्ट टाइप बनाते हैं। तो पॉपुलेशन पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, और इसमें सक्सेसिव वाला कॉन्सेप्ट ही लगेगा। चलिए, कहता है द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ सिटी इज 180,000, 180,000, 1,80,000। If it increases at the rate of 10% per annum, its population after 2 years will be, 2 साल बाद इसकी पॉपुलेशन क्या होगी।
ये ऐसे कह रहा है, देखो 180,000 पॉपुलेशन थी है, तो पहले ये 10% से इंक्रीज करी गई, तो कुछ तो गई होगी ना यहाँ पे पॉपुलेशन, फिर यहाँ से 10% से इंक्रीज करेंगे, फिर यहाँ से 10%, तो फिर हमें यहाँ पे कुछ तो मिला होगा, फिर हमने इसको कंपैरिजन करना है और हमें नेट इंक्रीज या डिक्रीज बताना है। हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका वे टू इस तरीके से करो। किस तरीके से? इस तरीके से। देखो ये होगी इनिशियल पॉपुलेशन और ये होगी फाइनल पॉपुलेशन। चलिए पहले 10% इंक्रीज होगी पहले साल, जो हो गया पहला साल 10 से 11, और दूसरा साल भी क्या हुई होगी 10 से 11, तो टोटल चेंज कितनी होगी 100 से 121। ठीक है, तो कहता है ये 100 नहीं है, ये जो इनिशियल पॉपुलेशन थी वो 100 नहीं है, बल्कि कितनी है 180,000। ये है इतनी 180,000 इतनी है पॉपुलेशन। तो इतनी कितनी होगी ये हमने निकालना है। तो क्या करेंगे, सिंपल सा कंसेप्ट है, इस तरीके से मैं यहाँ पे ले लूँगा। चलिए देखो 180,000 के इक्वल है 100 और मुझे निकालना है 121 की वैल्यू। 2 0 से 2 0 कट, तो रहा क्या होगा 1 0 1 0, तो एज इट्स आ जाएगा। और 121 ज़रब 8, यानी कि हम करेंगे 18 के 18, 800 है कहीं पे, वो चार ऑप्शन 18 के 18 एक केरी, नहीं एक मिनट कांड किया मैंने, हाँ 18 के 18 एक केरी, 18 दूनी 36, तो एक हो गया 37, 3 केरी, 18 के 18 तो 3 हो गए 40, 18 3 हो गए 21। आंसर। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है कि नहीं है? है कि मैं झूठ ही बोल रहा हूँ? बताइए। चलिए ये वाला बनाओ। द वैल्यू ऑफ एन इक्विपमेंट डिप्रिशिएट्स बाय 20%। डिप्रिशिएट मतलब डिक्रीज होना 20% ईच ईयर। हाउ मच लेस द वैल्यू ऑफ द इक्विपमेंट बी आफ्टर 3 ईयर्स। 3 साल बाद कितना कम हुआ होगा, बस यही करेंगे हम। ये हो गया इनिशियल और ये हो गया हमारे पास फाइनल। पहले साल 20% कम, यानी कि 5 से हुआ होगा 4, दूसरे साल भी वही 5 से 4, और तीसरे साल भी वही होगा 5 से 4, और 3 साल बाद हमने बताना है कितना वैल्यू इंक्रीज होगा। 5 5 25 5 125, और 4 चुके 16 चुके 64, तो कितना कम हो गया 125 पे। आप बोलोगे सर कम हो गया, ठीक है, 5 से 4 गया तो 1, और 12 से 6 गए तो 6, 61/125 इंटू 100, तो कितना 50% से थोड़ा सा कम है ना। इसका 50% कितना हो गया, इसका 50% आधा निकालो, इसका 125 का वो हो गया 62.5, तो ये तो 61 है ना, यानी कि इससे थोड़ा सा कम होगा, अप्रोक्सीमेशन से गैस लगा। यहाँ पे 50% से ज्यादा 3 ऑप्शन, एक ही ऑप्शन 50% से कम है, तो 48.8%। कभी कभी एग्जाम में इस तरीके से भी हमें दिमाग लगाना पड़ता है। चलिए बनाओ भाई साहब ये वाला सवाल। कहता है कि द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेस बाय 5% एवरी ईयर इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज दिस, द पॉपुलेशन 3 years ago was। बस कहता है हर साल 5% से पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, तो प्रेजेंट में अगर इतनी पॉपुलेशन है तो 3 साल पहले कितनी हुई होगी। तो 3 साल पहले क्या हुआ होगा, 3 सालों में हुआ होगा इस तरीके से 5% इंक्रीज। 3 सालों में क्या हुआ होगा 5% इंक्रीज। 5% की वैल्यू क्या होती है 1/20, ठीक है, यानी इंक्रीज। तो देखो भाई साहब ये होगी इनिशियल पॉपुलेशन और ये होगी फाइनल पॉपुलेशन। तो पहले साल भी क्या हुआ होगा 20 से 21, 5% से इंक्रीज हो रही ना। दूसरे साल भी क्या हुआ होगा 20 से 21, और तीसरे साल भी क्या हुआ होगा 20 से 21, है ना। तो इनिशियली पॉपुलेशन रेशियोज में हम निकालेंगे 0 0 0 हो गए 3 0, और 2 दूनी 4 दूनी 8, और ये देखो 21 ज़रब 21 ज़रब 21, 21 का क्यूब वो कितना होता है 9261। तो कहता है फाइनली पॉपुलेशन अगर इतनी है, तो ये तो रेशियो में भी इतनी है और क्वेश्चन में भी इतनी है, तो इनिशियली पॉपुलेशन इतनी थी, यानी कि यही इसका आंसर हो जाएगा, सीधा यहाँ पे कैलकुलेशन के बगैर रेशियो से ही सॉल्व हो गया क्वेश्चन। देखा जादू, है ना। तो एग्जामिनर ने शायद ये इसी मेथड पे सोच कर इस क्वेश्चन को सेट किया था, ताकि स्टूडेंट्स इसको ऐसे ही बनाए, है ना। अगर आप इस तरीके से इसको बनाते 100 मान लेते पॉपुलेशन इनिशियल में, तो अब देखो पहले साल 105 हुई होगी, अब इसका 105 निकालो, 105% निकालो, है ना। तो अब इसका 5% निकालो,
10% तो हो गया 10.5, 5% क्या हो गया 5.25, 5.25 इसके साथ जोड़ो तो कैलकुलेशन में आप फंस जाते हैं। बात आई समझ? तो हर एक तरीका आपको पता होना चाहिए। चलिए ये वाला बनाओ, टाइप नंबर नेक्स्ट। एक दो क्वेश्चन में लूंगा और उसके बाद आपको छोड़ दूंगा, कोई मसला नहीं। चलिए, in a school of 70% of the students are girls, the number of boys are 510, and then their total number of students in the school. अब देखो स्टूडेंट्स बराबर होते हैं बॉयज प्लस गर्ल्स, होते कि नहीं होते? ये होते टोटल स्टूडेंट्स, है ना, ये होते हैं टोटल स्टूडेंट्स। अब देखो कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो और गंदी नजर से देखो इस चीज को। 70% स्टूडेंट गर्ल्स है, ये गर्ल्स है 70%, कितने हैं 70%, ठीक है, ओके हम समझ गए। तो बॉयज कितने होंगे? टोटल स्टूडेंट्स क्या होंगे 100% होंगे कि नहीं होंगे? टोटल स्टूडेंट्स अगर 100% है तो बॉयज कितने होंगे 30%, 30% बॉयज होंगे। अब कहता है कि बॉयज 30% नहीं है 510 है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 510 स्टूडेंट्स बराबर है 30% को, और हमने टोटल निकालने, टोटल स्टूडेंट्स निकालने, दैट विल बी 100%। ओके, तो 0 से 0 कट जाएगा और 3 से 51 कट जाएगा 17 टाइम्स, 17 इंटू 100 दैट मीन्स 1700। टोटल कितने हैं 1700 स्टूडेंट्स हैं। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड समझ में आया, कुछ मगज में आया? चलिए ये वाला बनाओ। कहता है बैट्समैन स्कोर्ड 110 रन्स which included 3 boundaries and 8 sixes. Okay, so what percent his total score did he make by running between the wickets? चलिए देखो भाई साहब, एक बाउंड्री को मारने के लिए मिलते हैं 4 रन्स। एक बाउंड्री मतलब एक चौका, चौका मीन्स 4 रन, ठीक है, 4 रन्स। और एक 1 6 ये होगी एक बाउंड्री, और 1 6 एक सिक्सर जब आप मारते हो, एक छक्का, एक छक्का मतलब हो गए 6 रन्स, 6 रन्स बस। अब बोल रहा है 4 बाउंड्रीज हो गए 4 रन, और ये हो गए 6 रन, और जो बाकी होगी वो होगी रनिंग बिटवीन द विकेट्स, रनिंग बिटवीन द विकेट्स, है ना। तो आप देखो कहता है 3 बाउंड्री मारता है, 3 बाउंड्री ये मारता है, और क्या 8 सिक्सेस मारता है। ये तो गेल की बैटिंग कर रहा है, ठीक है, और ये स्कोर कर रहा है, टोटल स्कोर कर रहा है, इसका है टोटल स्कोर है 110 रन, 110 रन। मैं इतना बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, अदरवाइज ये देखो ना 2 सेकंड का क्वेश्चन है। चलिए जी, 4 × 12 और 8 से 48। तो बाउंड्रीज से अब टोटल चौके और छक्कों से इसने रन बनाए 60, और टोटल रन इसने कितने बनाए थे 110। तो गैप कितना है 50 का, तो 50 रन इसने रनिंग बिटवीन द विकेट्स बनाए, ठीक है। तो रनिंग बिटवीन द विकेट्स इसने 50 रन बनाए, यानी कि 50 कितने में से 110 रन में से इंटू करेंगे 100। तो देखो आप, ये 0 से ये 0 कट गया, 500/11, 500/11 कितना हो गया 11 चुके 44, 11 × 55, 45 पॉइंट समथिंग ये वाला, ठीक है, 45 कंप्लीट 5/11%। देखो कितना इजी सा क्वेश्चन है, मैंने बेसिक भी आपको एक्सप्लेन किया। अब इससे ज्यादा एक्सप्लेन क्या करूं बताओ? चलिए ये वाला बनाओ। A businessman's earning increased by 25% in 1 year but decreased by 4% in the next year. Going on this pattern after 5 years, his total earning would be ₹72,000. What is his present earning? तो बस यही होता है कि ये हो गया हमारे पास इनिशियल और ये हो गया फाइनल बिजनेसमैन। ये तो पहले साल इसकी 25% से इंक्रीज होती है इसकी अर्निंग, ठीक है, तो 4 से हुई होगी 5, लेकिन अगले साल क्या होता है, अगले साल डिक्रीज होती है 4% से, 4% की फ्रैक्शन होती है 1/25, तो यानी कि 25 से हुई होगी 24। बताइए समझ आप लोग? हाँ, तो फिर इसी तरीके से होता है इन द नेक्स्ट बट डिक्रीज बाय इन द नेक्स्ट ईयर गोइंग बाय दिस पैटर्न, यही पैटर्न चल रहा है, तो इसी पैटर्न से हमें चल रहा है। तो 5 साल बाद हमने बताना है क्या रहा होगा। अब देखो पहले साल ये हुआ, दूसरे साल ये हुआ, तो तीसरे साल यही पैटर्न होगा, यानी कि 4 से 5, और चौथे साल 25 से 24, 25 से 24,
4% की फ्रैक्शन है ना, 1/25 या 25 से 24। तो 5वें साल भी क्या हुआ होगा, तो 5 से हुआ हो 4 से हुआ होगा 5। ये होगी 5 साल की कहानी। चलिए अब देखो, बना 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 सवाल बना। अब देखो भाई साहब, 5 5 पचे 25, 25 से ये 25 खत्म कर लो, और ये 5 से ये 25 जाएगा 5 टाइम्स। तो 4 चुके 16 चुके 64, 64 पे 5, 64 इंटू 5। और यहाँ पे तो यहाँ पे इज टू, वैसे हम इसको ऐसे काट सकते थे ना, हम इसको ऐसे काट सकते थे, 1 मिनट, इसको ऐसे रख लो। हम इसको और इसको यहाँ पे डिक्रीज कर सकते हैं। देखो कैसे, 4 से 6 बार, और इस 4 से ये जाएगा 6 बार, है ना। तो चलिए अब देखो, जो बचा उनको प्रोडक्ट करो। 5 चुके 20, इतना ही बड़ा बचा ना। अब यहाँ पे 5 चुके 20, और यहाँ पे बचा 6 6 36, है ना। 4 6 24, हाँ 6 6 36। कहता है हिज टोटल अर्निंग वुड बी इतनी, ठीक है। 5 साल बाद इसकी अर्निंग कितनी है, इतनी, ₹72,000। तो व्हाट इज हिज प्रेजेंट अर्निंग, 1 मिनट, प्रेजेंट, हाँ प्रेजेंट अर्निंग ये है। कहता है ना 5 साल बाद ऐसा होगा, प्रेजेंट इतना है, ये हमने निकालना है। दैट मीन्स हमने निकालना है इसकी वैल्यू, यानी कि गिवन हमारे पास है 72,000 बराबर है 36 यूनिट्स, और हमने निकालना प्रेजेंट यानी कि 20 यूनिट। ये इससे चला जाएगा 2000 बार, 2000 भी 20, कितना हो गया ये, 2 दूनी 4 और 4 0, कितना हो गया आंसर। चलिए चैप्टर खत्म। अभी एक काम कर लेना, मिसलिनियस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, किसी भी बुक से। इसी पैटर्न पे आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ओके, तो नेक्स्ट चैप्टर में आपके लिए लेके आ रहा हूं दैट विल बी रेशियो एंड प्रोपोर्शन। क्योंकि जो इस चैप्टर में आपको दिक्कत रही होगी वो आपको इस चैप्टर में मैं क्लियर करूंगा। ओके, और हम टारगेट रहेंगे ईच एंड एवरी एग्जाम हम टारगेट रखेंगे मैथ्स में 100%। ओके, तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, और मेहनत करते रहिए।